हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ लासा की ओर का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। यह भाग 2 है। इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। पहले भाग में हमने पाठ का सार और कठिन शब्दार्थ किए थे। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सके, क्यों? इसका उत्तर होगा, जब लेखक भिखमंगे के वेश में थोडला के पहले आखिरी गांव में पहुंचा, तब उसके साथ सुमति भी थे। सुमति के वहां पर बहुत से यजमान थे। उनकी जान पहचान के कारण उन्हें वहां का उस समय भिखमंगे होने के बावजूद भी ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया। दूसरी यात्रा के समय जब लेखक भद्रवेश में था, तब भी उसे उचित स्थान नहीं मिल सका। इसका कारण तिब्बत के लोगों की मनोवृत्ति और समय है। वहां के लोग अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही लोगों का आदर सत्कार और आवभगत करते हैं। एक और जहां कभी कभी भिखमंगे को भी अतिथि सत्कार मिल जाता था, वहीं दूसरी ओर कभी कभी भद्र लोगों को भी ठहरने का कोई स्थान नहीं देता था। प्रश्न दूसरा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। इस कारण वहां के डाकू लाठियों के समान बंदूकें लेकर घूमते थे। कहने का अर्थ यह है कि जैसे लोग सामान्य रूप से लाठियां प्रयोग करते हैं, तिब्बत के डाकू उस समय वहां पर बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। किसी भी यात्री को देखते ही पहले उसे मार देते थे और उसके बाद उसकी तलाशी लेते थे। यात्रियों को हर समय जान का खतरा बना रहता था। डाकू उन्हें इसलिए भी मार देते थे क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो पलटकर यात्री उन्हें मार देते। प्रश्न तीसरा, लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा अत्यंत धीरे चल रहा था। लेखक का घोड़ा धीमी गति से चल रहा था और उसके साथियों के घोड़े तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि लेखक ने अपने घोड़े की गति बढ़ाने के लिए उसे मारा नहीं, क्योंकि लेखक को घोड़े को मारना सही नहीं लगता था। दूसरा कारण यह था कि जब लेखक अपने घोड़े को तेज चलने के लिए घुड़की देता तो घोड़ा और धीमा होकर अड़ जाता। इस प्रकार लेखक धीमी गति होने के कारण अपने अन्य साथियों से पिछड़ गया था। प्रश्न 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि लेखक को लगा कि यदि वे अपने यजमान के पास गए तो कुछ दिन पश्चात ही वापस लौटेंगे। दूसरी बार जब सुमति ने लेखक से अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा तो लेखक ने सुमति को नहीं रोका, क्योंकि दूसरी बार लेखक का मन पुस्तकों में रम गया था। इस कारण वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा। भद्र और संपन्न होने के बावजूद भी लेखक को एक भिखमंगे के वेश में तिब्बत यात्रा करनी पड़ी। इसका कारण यह था कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। भिखमंगे के वेश में होने के कारण लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। लेखक को निर्जन स्थान की यात्रा करनी पड़ी, जहां पर डाकुओं का बसेरा हुआ करता था। लेखक की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि निर्जन स्थान पर उसके प्राणों को खतरा था। जब लेखक अपने साथियों के साथ गुजर रहा था तो उसका घोड़ा धीमी गति से चलने लगा, जिस कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया था। उसे अपनी यात्रा का कुछ समय अकेले करना पड़ा। प्रश्न 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत का समाज कैसा था? उस समय तिब्बती समाज काफी भिन्न प्रकार का हुआ करता था। एक ओर जहां तिब्बत के लोग अनेक समस्याओं का सामना करते रहते थे, दूसरी ओर तिब्बती समाज में अनेक परेशानियों से बिल्कुल भी मुक्त था। मतलब जहां पर
एक तरफ तो कई प्रकार की असुविधा उन लोगों को होती थी, तिब्बत समाज के लोगों को, और दूसरी तरफ वहाँ बहुत सी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ नहीं थी जो भारत के अन्य हिस्सों में देखने को मिलती थी। उस समय का तिब्बती समाज छुआछूत और जात पात जैसी समस्याओं से बिल्कुल दूर था। यहाँ तक कि वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी, और यदि कोई अपरिचित राहगीर घर के भीतर जाकर वहाँ की औरतों को चाय बनाने का सामान देकर चाय बनाने को कहता तो घर की बहू या सास उससे सामान लेकर चाय बना देती थी। एक प्रकार से यहाँ यह भी दर्शाता है कि उस समय की औरतें दकियानूसी विचारधाराओं से अछूती थी। दूसरी चीज़ यह भी है कि उस समय तक लोगों में आज के मुकाबले काफ़ी ईमानदारी भी व्याप्त थी। प्रश्न 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? बच्चों, यह आपका गृह कार्य है, यह आप लोग स्वयं करके लाएंगे। अब हम भाषा अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए थे। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। प्रश्न 13 में यह कहा गया है कि आप किसी भी बात को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि आपको एक वाक्य दिया गया है, सुबह होने से पहले हम गांव में थे। अब इसको अन्य तरीकों से कैसे कहा गया है? यहाँ पर एक चीज़ पकड़ ली गई है कि हम गांव में थे। तो सुबह होने से पहले हम गांव में थे, यानी सुबह होने से पहले इसका मतलब है कि रात के समय में। अब इसको किस और तरीके से कहा गया है? पाँव फटने वाली थी कि हम गांव में थे, यानी सुबह ही होने वाली थी कि हम गांव में थे। फिर और अन्य तरीका देखिए इसका, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए थे। मतलब पहले लाइन में क्या है, पहले वाक्य में क्या है? सुबह होने से पहले हम गांव में थे, यानी सुबह होने से पहले ही हम गांव में थे, और तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए थे, यानी तारों की छांव यानी रात होते होते हम गांव पहुंच गए थे। तो एक ही वाक्य को 3 अलग अलग तरीके से बोला गया है। अब आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको यह भी अलग अलग तरीके से लिखना है। जैसे कि जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब आपको इसको अर्थ आपका यही निकलना चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको इसको बोलना है। उदाहरण देखते हैं, हम उत्तर देखते हैं इसका। पहला है, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। दूसरा वाक्य इसका बन सकता है, कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। तो देखिए बच्चों, वाक्य का सार वही है, कहने का अर्थ वही है, बस कहने का तरीका अलग है। अब हम प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आंचलिक शब्द क्या होते हैं, यानी वहाँ की स्थानीय शब्द। हर जगह के क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय शब्द अलग होते हैं, तो उन्हें हम आंचलिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पाठ में कई ऐसे शब्द देखने को मिले होंगे, पढ़ने को मिले होंगे, जो आपको पहली बार सुनाई दिए होंगे, लेकिन वहाँ के लिए वह शब्द काफ़ी प्रचलित हैं। जैसे कि आपको छांट कर यह स्वयं करना है। आपको पाठ में जाना है और वहाँ पे जो भी प्रचलित शब्द, जो भी क्षेत्रीय आंचलिक शब्द वहाँ पर लिखे होंगे तिब्बत के लासा के अनुसार, आपको वो शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो यह आपका गृह कार्य है, यह कार्य भी आपको स्वयं करना है। प्रश्न 15, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, छोटे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए जो कि विशेषता बताते हों। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर विशेषण शब्द छांटने हैं। पाठ में जो भी विशेषण शब्द होंगे वो आपको दिए होंगे। अब हम एक बार प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्या लिखा है? मोटे, अच्छे और विशाल। यानी कि कागज के आगे लिखा है मोटे,
अक्षर के आगे लिखा है अच्छे और मैदान के आगे लिखा है विशाल। तो यह क्या बन गया? मोटे कागज, अच्छे अक्षर और विशाल मैदान। तो ये क्या है? ये अक्षर, मैदान और कागज की विशेषता बता रहे हैं। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो आपको अब ऐसे ही शब्द, विशेषण शब्द छांटने अपनी पाठ्यपुस्तक में से, पाठ्यपुस्तक में से भी नहीं, आपको अपने पाठ में से छांटने हैं। और आपको ऐसे ही कुछ शब्द, विशेषण शब्द, सिर्फ विशेषण, और आप विशेष्य नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको विशेषण शब्द लिखने हैं। तो यह भी आपका गृह कार्य होगा। तो आपका गृह कार्य क्या क्या है? एक उत्तर 7 है, दूसरा भाषा अध्ययन का प्रश्न 14 और तीसरा है भाषा अध्ययन का प्रश्न 15। तो यह 3 प्रश्न आपके गृह कार्य हैं, यह आपको करके दिखाना है। अच्छा बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आपकी कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।